नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में सवाल बदल नहीं रहे हैं, बाजार बदल नहीं रहा है। तो सवाल वही है कि आखिर में बाजार दायरा कब तोड़ेगा, एफआईएस कब खरीदार होंगे। जो क्यूएन के नंबर हैं उतने संतोषजनक नहीं है। क्या यहाँ से बाजार अभी लंबा समय लेगा रिकवरी के लिए? इन सबके साथ साथ आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उन सबके प्रश्नों के उत्तर तो हम देने की कोशिश लगातार कर ही रहे हैं और अभी भी करेंगे। चलिए एक एक करके जो है सब आपके सवालों का उत्तर लें। उससे पहले आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह को रूबरू कराते हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और कल एक रिकवरी आई सर, सेकेंड हाफ में हमने देखा। और नमस्कार सर। और अभी की स्थिति हम देख रहे हैं कि आज भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये तेजी और बढ़ सकती है या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी बाजार थोड़ा थकाएगा, थोड़ा पकाएगा? आपकी टिप्पणी बाजार पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें प्रोग्राम को, कल आपने मुझे एक मैसेज मार्केट खत्म होने के बाद, मतलब मार्केट चल रही थी, आपने शो हाँ, के बाद भेजा था। पहले जिक्र शायद उसका होना चाहिए क्योंकि गोदरेज शुरुआत प्रॉपर्टीज, जी जी। जी, गोदरेज प्रॉपर्टी पे। तो मेरे हिसाब से कल आपने भेजा कि और उसके टारगेट। टारगेट अचीव हो गए थे कार्यक्रम समाप्त होने के मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर, लेकिन चूंकि कार्यक्रम समाप्त हो गया था तो उसको हम अपने कार्यक्रम में मेंशन नहीं कर पाए थे। तो एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पहले दिखा दीजिए। कल काफ़ी शानदार जो है यहाँ पर प्रदर्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर देखने को मिला था और यहाँ पर जो टारगेट दिए गए थे वो जो है अचीव होते हुए दिखाई दिए थे। सर एक बार अगर आप रिपीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2135 पर आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो टारगेट दिया गया था, एक बार सर टारगेट का जरा रिविजिट करेंगे क्या सर, जरा एक बार? देखिए, इस समय अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगर देख रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी फिलहाल जो टारगेट थे वो तो अचीव हो ही गए, क्योंकि 2220 के टारगेट दिए थे और उन पे अभी गिरावट ही रुख यहाँ पर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल से गिरावट आई है। लेकिन अभी आपने चूंकि जब इसी की चर्चा छेड़ी है तो मैं ये कहूंगा कि आप एक इसको का अभी। पहला 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 चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज को जो टारगेट दिया गया था वो था 2160 का पहला टारगेट था। और 2160 पे शॉर्ट करने के चला था। 2130 का टारगेट दिया गया था, वो अचीव हो गया था कल ही, परसों इनफैक्ट। 2130 2125 का टारगेट था, दोनों अचीव हो गए थे। तो ये जो है अभी 2135 के आसपास चल रहा है, आज भी 1% नीचे है। तो मैंने कहा कि एक बार जो है टारगेट के साथ साथ यहाँ पर टारगेट अचीव की मुहर जो है वो लगती हुई दिखाई दे रही। तो आज का पहला शेयर सर? तो आज का पहला शेयर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बाय दूं या सेल दूं, पहले ये डिसाइड करिए। निफ्टी का ट्रेंड तो हम लोग डिसाइड करेंगे, ट्रेंड पे बात करेंगे। जी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यही, आप बताएं आज विपुल जी किससे आगाज करना चाहते हैं? मुझे लाल लगता है जो रंग करें? सामान्य रिटेल निवेशक है ज़्यादातर खरीदारी में ज़्यादा इच्छुक रहता है। तो अगर खरीदारी का सौदा होगा तो बेहतर रहेगा। बाकी आप बताइए सर। तो फिर खरीदारी का मौका है आपके पास। वो है स्टॉक टाटा कंज्यूमर का। इस समय चल रहा है 1070 के पास, 1078 के पास। और अगर इसको थोड़ा सा लंबा लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म पीरियड में भी लेना चाहते हैं तो जल्दी 1100 और 1110 ये आंकड़े आपको इमीडिएट बेसिस पे यहां पे देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 10 रुपए के सिर्फ स्टॉप लॉस से या 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इस पोजीशन को यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बी प्रिसाइज में अगर जाते हैं तो 1058 के स्टॉप लॉस से आप, सॉरी, 1060 के स्टॉप लॉस से आप यहां पर इस पोजीशन को कंटिन्यू करें। टारगेट रखें 1120 का। तो पहला आगाज बाय साइड से। पहला आगाज बाई साइड से टाटा कंज्यूमर आइडेंटिफाई किया गया है। पहला शेयर 1079 अब 1080 का भाव देखने को मिल रहा है, 0.25% ऊपर। तो यहाँ पर 1078 के आसपास से कॉल दी गई थी, 1080 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1100 पहला टारगेट, 1110 दूसरा टारगेट। 1100 से 1110 के बीच में जहाँ भी आपको मन करे वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखिए, 1060 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। नज़रें हमारी बनी हुई हैं और जैसे ही यहाँ पर कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो तुरंत आपको सूचित किया जाएगा। हमारी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी 0.25% की तेजी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। तो नजरें बना करके चलिए। आज का पहला स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर।
और जिस तरीके से टारगेट अचीव हो रहे हैं मुझे लगता है कि ये भी धुआंधार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए सर, जी सर, बाजार पे आपकी टिप्पणी। बिल्कुल देखिए विपुल जी, हम लोग इस समय निफ्टी को जो अगर देखते हैं तो करंट लेवल पर यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो ये है कि बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन नहीं होगा। 824, 848, 850 पे चल रहा है लोअर साइड पे अगर देखते हैं तो, चूंकि कल एक्सपायरी का डे है तो निफ्टी पे एक बाय लेवल यहां पर जनरेट हो रहा है और वो लेवल जाएगा अभी 24,950 तक। तो यहाँ पे घबराने की कोई दिक्कत है नहीं, 24,950 तक के लेवल आ सकते हैं और करंट लेवल पर भी बाय एकुमुलेशन ही करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप अगर बाय करके चलते हैं तो स्टॉप लॉस होगा आपका निफ्टी पे 835 रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे मैं 835 दे रहा हूं और 865 चल रहा है, 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी 950 का है। तो यानी कि निफ्टी पे भी बाय कॉल लेके चलेंगे, 1:3 रेशियो, अच्छा बाय का मौका मिलेगा। निफ्टी में और तेजी की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर निफ्टी पे नज़र रखिए आप। और कल भी सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी आई थी, तो वहाँ पर भी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आज के पहले दर्शक हमारे हैं सेजल राउत साहब। बीडीएल पर इनका प्रश्न है। डिफेंस पे सवाल थम नहीं रहे, लगातार बात कर रहे हैं उसके बावजूद। सर लॉन्ग टर्म व्यू है, कह रहे हैं सेल, होल्ड और एवरेज जानना चाह रहे हैं। 1906 पे लिया हुआ है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब आ गया है 1600 का लेवल। 300 के आसपास पर शेयर जो है इनको नुकसान हो रहा है। 1906 की इनकी खरीद है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से बने रहना चाहते हैं? देखिए लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से अगर बने रहना चाहते हैं तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना चाहिए और बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई खास घबराने वाले हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो रहेगी। अब प्रॉफिट बुकिंग कितनी आ सकती है उसको देखते हैं, तो 1550 रुपए तक अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसलिए जल्दबाजी में बाय करने की कोशिश मत करिएगा। और यहां पर एक बाइंग जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा भी रुकता हुआ नजर आएगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पे टारगेट धीरे धीरे करके अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर शॉर्टर पीरियड है तो एग्जिट करना चाहिए, लॉन्गर पीरियड है तो होल्ड रखिए, लेकिन 1550 और 1520 के आसपास एवरेज करने की बारी मिल सकती है। 1550, 1520 ये ध्यान रखिए, यहाँ एवरेज करना है, अभी हड़बड़ा करके एवरेज ना करें। दिलीप व्यास जी हैं जाम कोडरमा राजकोट से। नमस्कार, विपुल सर बोल रहे हैं। नमस्कार आपको भी। दो प्रश्न हैं इनके। एनबीसीसी 77 पे, एनएमडीसी 60 की बाइंग है, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करूं? आदरणीय डॉक्टर रवि सिंह जी का इलाज चाहिए, आभार धन्यवाद कह रहे हैं। एनबीसीसी अभी चल रहा है 109 के आसपास। आपका प्रश्न गायब हो गया। चलिए, अच्छा मिल गया। 109 के आसपास एनबीसीसी चल रहा है, 77 पे लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और एनएमडीसी में भी प्रॉफिट में है सर। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें सर, या फिर वेट करें? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए एनएमडीसी में पहली बात है कि 75 और 76 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो आपका स्टॉक है देखिए 109 रुपए के पास चल रहा है, उसमें 105 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, मुझे लगता है चलने दीजिए। 118 के आसपास आएगा तो मुस्कुराते हुए यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे एक और विशेष एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, करीम ABZ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कह रहे हैं सर मोमेंटम प्ले करने वाला स्टॉक बताइए। सर अभी 2 मिनट पहले क्या बताया आपको, जो टाटा कंज्यूमर बताया गया है वो मोमेंटम प्ले के लिए ही आपको बताया गया है। तो ध्यान रखिए, नज़रें जो है थोड़ी सी तेज रखिए आप। और इस बीच नेशन फर्स्ट के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं टाटा मोटर्स पे अभी क्या करना। बहुत सारे नाम आपने भेजे हुए हैं सर, लेकिन अभी ठीक है, टाटा मोटर्स पे बातचीत कर लेते हैं। टाटा मोटर्स पे सवाल काफ़ी आ रहे हैं, दबाव आज काफ़ी ज़्यादा है, 3.25% टूटा हुआ है शेयर। सर कल जो है हमने देखा था थोड़ी सी ऑटो सेक्टर में रिकवरी आ रही थी, लेकिन अभी भी दबाव टाटा मोटर्स पे ज़्यादा है। वजह क्या मान रहे हैं और क्या करें अभी टाटा मोटर्स में? एक बात बताइए विपुल जी, अभी तक आपको कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं? अभी तो संख्या काफ़ी कम है सर, करीब करीब 300 के आसपास है। तो अभी जो है संख्या बल अभी थोड़ा सा कम है। चलिए, संख्या बल कम है तो फिर उन बलिष्ठ लोगों के लिए जो 300 लोग यहाँ पर हैं, एक और स्टॉक यहाँ पे देता हूँ। वाह 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 वाह, जी सर बताइए सर।
बड़ा मतलब टंग ट्विस्टर इसका स्पेलिंग आता है, जी। लेकिन मुझे लगता है विपुल जी ज्यादा अच्छा प्रोनाउंस कर पाएंगे। एडवांस एंजाइम टेक लिमिटेड। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एडवांस एंजाइम टेक लिमिटेड, ठीक है। क्या करना है सर, इस पे बाय करना है ना कि सेल करना है? बिल्कुल सर, बाय करने का है। और थोड़ा सा एंजाइटी जो होता है ना, वो ये स्टॉक मार्केट का थोड़ा दूर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है 350 मस्त लेवल मोमेंटम में, 360 आज का 330 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखिए 345 का, बाय कर लीजिए। और अगर बाय करके भूल गए तो फिर फ्राइडे को काटेंगे और फ्राइडे नाइट की पार्टी इसी से निकालेंगे। वाह, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी, फ्राइडे की पार्टी की तैयारी हो रही है। ये जरा टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए। 345 का स्टॉप लॉस दिया है, टारगेट क्या बताया सर आपने? सर आज का टारगेट है 360 रुपए का, और थोड़ा रखते हैं तो 375 रुपए का। 360 आज के लिए, इंट्राडे के लिए, और बाकी 375 के टारगेट अगर आप इसको होल्ड करके ले जाते हैं तो आज का दूसरा शेयर धुआंधार तरीके से बैटिंग कर रहा है रवि सर। 360 375 दो टारगेट निकल के आए हैं यहाँ से इंट्राडे के लिए 360, और अगर आप होल्ड करके ले जाते हैं तो 375 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी आधे फीसद के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, और ये तेजी बढ़ सकती है अब 351 के आसपास। तो यानी कि यहाँ से अभी 9 रुपए के आसपास का अपसाइड और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 345 का। तो दो ट्रेड हो गए अब तक के। पहला टाटा कंज्यूमर, जिसको कि खरीदने की सलाह दी गई थी 1110 के टारगेट के साथ, और स्टॉप लॉस दिया गया था 1060 का। यहाँ पर दूसरा ट्रेड जो निकल करके आया है वो निकल के आया एडवांस एंजाइम का, जिसमें कि 360 इंट्राडे टारगेट, और एक दिन होल्ड, 2 दिन होल्ड करके ले जाते हैं 375 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस 345, अभी 351 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.25% की तेजी अब आती हुई दिखाई दे रही है। और ज़्यादा गतिविधि कहीं पर होगी तो फिर हम आपको सूचित करेंगे। अगर कहीं पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है या फिर प्रॉफिट के लेवल आते हैं तो फिर हम आपको अपडेट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआंधार सर, क्या मतलब ज़बरदस्त तरीके से विपुल जी, बैटिंग करने का मजा ही अलग हो जब आप फॉर्म में हो, तो फिर एक बैटिंग कर हाँ, ये बात तो चाहिए। सही, फॉर्म तो में हो। आज आज मैंने सोचा है, आज मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम का ना जो ट्रेंड है उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ओह, ट्रेंड चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हाँ मेरा थोड़ा मन है। आपने बता दिया ना कि आज 200 250 लोग या 300 लोग ही यहाँ पर लाइव हैं, तो आज मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को स्पेशल बेनिफिट और बोनस एक साथ मिले। तो वाह, अगला स्टॉक बोनस का पहला, अगला एक अगला बार, अरे बाप रे बाप, तीसरा शेयर, गजब गजब गजब। 15 मिनट नहीं हुए सर, 3 शेयर, वाह बेहतरीन सर। तीसरा कौन सा होगा सर? तीसरा शेयर है पतंजलि। एक बार चार्ट लेकर आइए, तब तक हम कहानी हाँ बना बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, जरा पीसीआर की टीम प्लीज जरा जरा इसका चार्ट निकाल कर लाइए जरा, और उसके बाद से यहाँ पर जो है इस पर चर्चा करते हैं। जरा अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस के चार्ट अगर हो सके तो लेकर के आइए। अभी पतंजलि चल रहा है 0.25% के आसपास मजबूती के आसपास, 1901 1902 के आसपास का लेवल देखने को मिल बस रहा है एक महीने में। बस पकड़ने का मौका, पकड़ते रहिए, तब तक चार्ट आता है, फिर डिस्क्रिप्शन हाँ लेंगे। हाँ बाय बिल्कुल, करना। बताइए सर, बताइए, आ गया सर स्क्रीन पे चार्ट। हाँ देखिए, ये देखिए क्या बढ़िया। अगर आप इसको थोड़ा, 1 डे चार्ट है, इसको प्लीज पीसीआर टीम से बोलिए कि इसको थोड़ा सा 1 मंथ के हिसाब से कर देंगे, तो आपको पीछे से बहुत बढ़िया यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। कप एंड हैंडल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और 1900 के ऊपर निकला है तो 1950 रुपए तक तो मिनिमम जाएगा जाएगा। और 1950, अपसाइड पे बहुत अगर खींचते हैं तो एक बार 1980 तक ये आपको जाता हुआ स्टॉक नजर आएगा। और स्टॉप लॉस इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा है कि उतने में आपको मजा ही आ जाएगा। वो है स्टॉप लॉस 1880 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। तो बिना कुछ टाइम गंवाए, महंगा जरूर है लेकिन आपको महंगा लगेगा नहीं जब आप इसको खरीद लेंगे, क्योंकि आप जब एक बार को सीट पे बैठे अभी ट्रेड कर रहे हैं, उठ के वापस आएंगे, तो मुझे लगता है कि आज इसका, मेरा टारगेट है कि ये टारगेट 2:40 तक अचीव हो जाना चाहिए, यानी 2:40 तक इस टारगेट तक अचीव हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ये बहुत तेजी से आपको टारगेट देता हुआ नजर आएगा। चार्ट पैटर्न के साथ में फंडामेंटल नंबर्स यहां पर नॉक करें तो वो भी काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी ही बढ़ी है, ऊपर से तड़का लगा है ब्रेकआउट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1900 महंगा आपको जरूर लग सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि कभी मैं जल्दी इतने 2000 के स्टॉक्स तरफ जाता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2000
लगा करके आपको 40 रुपए इमीडिएट मिलते हो तो फिर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा। एक मौका एक और निकल करके आया है, यहाँ पर आप नज़र बना करके रखिए। और पतंजलि में देखिए 1 मंथ चार्ट जो है 1900 का लेवल क्रॉस किया है और अब यहाँ पर नई तेजी की तैयारी हो रही है। 1950 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1980, 1880, 1880 ये स्टॉप लॉस दिया गया है आपको। तो 1880 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 पहला टारगेट, 1980 दूसरा टारगेट। तो आज का तीसरा मतलब ये स्टॉक्स निकल करके आ गया है, टाटा कंज्यूमर, एडवांस एंजाइम और अब पतंजलि फूड्स। नज़रें सब पे रखिए। एक महीने में देखिए क्या शानदार मूव रहा है, 15% की तेज़ी और अब 1900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर और तेज़ी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं पतंजलि के अंदर। तो नज़रें यहाँ पर शानदार। तो एक के बाद एक जो है धुआंधार पारी यहाँ पर आज खेल रहे हैं और ये ज़बरदस्त फॉर्म में आज दिखाई दे रहे हैं रवि सर। चलिए बहुत शानदार। सर आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये ट्रेड ही लेते रहेंगे, एक आध दो का प्रॉफिट भी बुक कराते रहेंगे। और ये वाह, एडवांस एंजाइम ये देखिए आपको अभी डिस्कस हुआ था थोड़ी देर पहले और यहाँ पर आपको 360 के टारगेट दिए गए थे और अब उस टारगेट पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 348-50 के आसपास 48 के आसपास था शायद तब उस समय। और ये देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ एडवांस एंजाइम में। अब 353 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल पे शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 6-7 रुपये बाकी रह गए हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब बिल्कुल सही कहा। या फिर इंट्राडे का चार्ट ही अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने रिकमेंडेशन इसकी स्टार्ट वाह, 8% ऊपर, 96 रुपये 55 पैसे का लेवल। वाह 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 वाह, ये सर क्या मतलब धुआंधार रैली आज। आज मतलब है, मतलब फर्टिलाइजर शेयरों में भी दम है। और ये जो आपने रिकमेंड किया सबसे तेज यही है इस समय, मद्रास फर्टिलाइजर 96.55 का लेवल। बहुत सर, बहुत शानदार सर। और जब सर हम लोग ने इसकी चर्चा करी थी तो हम लोगों ने 3 दिन पहले ही चर्चा करी थी, तब ये 90 रुपीज और 88 रुपीज के पास दुखी सा मुर्दा सा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसमें जान फूकने की जरूरत है, लेकिन वो जान शायद लौटेगी नहीं। लेकिन जो रिकवरी दिखाई है आज, वो ये कहती है कि अगर अब पेट नहीं भरा है तो भर लीजिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वाह, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और ये देखिए 5 दिन का चार्ट भी आ गया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पिछले जब से रिकमेंडेशन आई है उसके बाद कितनी शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है सही सलाह का असर। तो बाजार कहीं भी जाए, बाजार दायरे में हो, लेकिन दायरा तोड़ने वाले शेयर जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक धुआंधार तरीके से। चलिए, तो ये जो है 3 शेयरों पर बातचीत हो गई है, टाटा कंज्यूमर, एडवांस एंजाइम और पतंजलि फूड्स। और अब कुछ एक सवाल भी ले लेते हैं दर्शकों के फटाफट। संध्या रानी जी का, उनका सवाल का आंसर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी सर जी सर जी सर। टाटा मोटर का चार्ट एक बार को प्लीज लेकर आए। अब बाबू राम जी का क्या नाम मस्त, मतलब इतना, अगर आप गुस्से में भी हो ना तो बाबू राम का नाम लीजिए ना तो प्यार ही लग जाता नाम है। में भी बाबूजी आ जाते हैं सर, उसके बाद से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। फिर सम्मान ही सम्मान बचता है। और ये साहब जैसे ही एक 12:55 होता है वैसे ही ये मुझे पकापक एकदम मैसेज भेजते रहते हैं, प्लीज लॉग इन हो जाइए, सेट कर लीजिए। तो उसी सेटिंग में अगर आते हैं तो देखिए टाटा मोटर की सेटिंग थोड़ी खराब तो हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लेवल्स अच्छे हैं। 650 के जितना पास मिले थोड़ा यहाँ पे एक्युमुलेट करना बनता है। टारगेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 850 का है। तो बाबू जी की तरह, बाबू राम की तरह रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। इन सब गिरावट पे घबराइए नहीं, डटे रहिए, बढ़े रहिए और चोरी से पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, किसी को मत बताइए, क्योंकि जब ये रैली वापस दिखाएगा तो 710 की इमीडिएट रैली और लॉन्ग टर्म पे 850 की रैली, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। जहां तक रही स्टॉप लॉस की बात, 650 तक मैं बाय की दे रहा हूं रिकमेंडेशन, तो यहां पे 630 या 620 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है जरूरत थोड़ी कम ही पड़ेगी। ठीक, ये बात यहां पर निकल के आई है। और अगली दर्शक हमारे हैं संध्या रानी जी। संध्या रानी जी कह रही है, सर मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस 135 पे लिया हुआ है, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या, अभी प्लीज़ बताएं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है। 135 पे लिया है, 115 पे आ गया, आज भी आधा % से ज़्यादा इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है सर इसका, क्योंकि काफ़ी लोगों को उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, उस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे?
देखिए विपुल जी, आपके ब्लू चार्ट का मतलब होता है नो ट्रेड जोन। और ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले डिफाइन करी थी, बिल्कुल। लेकिन मैं पिरोया आपकी टीम ने है। तो मैं यही कहूंगा कि ये नो ट्रेड जोन में है, धीरे धीरे करके फिसल रहा है, ब्लू से रेड की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रीन आने में टाइम लगेगा। अभी लेवल्स की बात करें तो 110 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ दिन तक मैडम आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा दिन की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा बजाज के लिए भी वास्तु भारी है। और ऐसे वास्तु भारी में अगर आपने खरीदा तो आप पे भी थोड़ा सा भारी पड़ेगा। तो रुकते हैं, लेकिन ये है कि 135 खरीदा तो 110 के आसपास आता है तो करेंगे एवरेज, जिससे कि आपका एवरेज सेटल होकर आ जाए करीब 122-23 के पास। और टारगेट वापस से लेके चलेंगे तो 140 के आसपास, 135 तो आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी समय लगेगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन इस बीच एक और दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और काफ़ी देर से हमारी एक दर्शक हैं जो कि प्रश्न पूछ रही हैं, और इनका प्रश्न सर आया हुआ है कि अभी तमिलनाडु पेट्रो पे क्या करना चाहिए। और कह रही रवि सर के कहने पर लिया था, 100 रुपये पे लिया है, 101 का भाव है, तो मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही हैं। क्या करें सर, होल्ड कर सकती हैं तमिलनाडु पेट्रो? टीएन हाँ, टीएन पेट्रोल। टीएन पेट्रो, बिल्कुल सर, टीएन पेट्रो। टीएन अच्छा। पेट्रो। देखिए, इस समय अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैम ने जब बाय किया तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस स्टॉक पे हमने कोशिश ये करी थी कि जब मोमेंट्री हमें मिल रहा हो और 10% की रैली दिखा रहा हो तो एक बार को निकलना चाहिए। और इसलिए मैं ऐसा कहता हूं, क्योंकि देखिए, अब मैं वो स्टॉक लेकर चलता ही नहीं हूं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना हो तो मैं समझता हूं कि वो आपको लेना चाहिए एसआईपी के फॉर्म में। तो टीएन पेट्रो बेकार स्टॉक नहीं है, आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, कोई खतरा नहीं है। लेकिन 110 के आसपास, 109 के आसपास आता है तो फिर एक बार 10%, 8% प्रॉफिट मिले, बुक कर लीजिए, फिर वापस ले लीजिए 100 रुपए के पास। जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे स्टॉक देता ही नहीं हूं जो अपनी रेंज को तोड़कर छोड़कर आपको धोखा दे सकें। तो जब भी डिप मिले बाय करिए, अपर मिलता है, थोड़ा बहुत माल अंदर करने को मिलता है, प्रॉफिट बुक करने को मिलता है, हाथ की खुजली जो है वो थोड़ी कम होती हो तो बुक कर लिया करिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगले शेयर पे जरा बातचीत करते हैं। जो अगला प्रश्न हमें भेजा गया है वो पूजा नंदा जी की तरफ से भेजा गया है। आईओसी और एसजेवीएन पे जानना चाह रही हैं कि होल्ड करें या सेल। सर, ये दोनों ही शेयर, एसजेवीएन खासतौर से, मतलब ये परेशान करने वाले शेयर हैं, क्या करें सर एसजेवीएन पे? देखिए, परेशान करने वाले शेयर विपुल जी नहीं है ये आपका पेशेंस टेस्ट करने वाले। हाँ, ये कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि परेशान तो उस पे होते हैं ना जो क्या कहते हैं, बीच में अभी जब आर पावर जिसने 65 रुपए पे खरीदा वो 55 रुपए देख के उसकी सांसें फूलेंगी ना। इसमें कुछ ऐसा परेशान होने लायक है नहीं। 148 चल रहा है, 165 का लक्ष्य है, धीरे धीरे करके एसआईपी करने में कोई दिक्कत नहीं। एसजेवीएन 97 चल रहा है, 105 रुपए तक के आंकड़े जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो धीरे चलेगा, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन हाँ, रिस्क बहुत कम है। टेस्ट का बहुत कम है, थोड़ा धीमे चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये जो कि पावर का एसजेवीएन की बात हुई, थोड़ा सा पावर पे बताइए सर, ये मतलब चल क्यों नहीं रहे? मतलब कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं चल रहे, पीएसयू प्लेयर नहीं चल रहे, डिमांड तो है ही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है लगातार। उसके बावजूद चाहे वो आप टाटा पावर उठा लीजिए, चाहे आप एनएचपीसी उठा लीजिए, पावर ग्रिड उठा लीजिए, कुछ नहीं चल रहा सर। क्या वजह क्या है? और आपके कुछ पसंदीदा शेयर हैं कुछ, मतलब जो आपको लग, जैसे एनएचपीसी में बहुत सवाल रहते हैं, इरिडा तो अभी बहुत सुस्ती में चला गया है, क्या करें वहाँ पर लोग? देखिए, मैं सबसे एक एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखेंगे कि, देखिए, मैं टाटा पावर को एक बार को लेता हूं, और टाटा पावर में आप एक चीज देखेंगे, अगर इसके आप थोड़ा सा चार्ट दिखाएंगे लॉन्ग टर्म, तो आप ये देखेंगे कि रीसेंट लगभग 6 महीने में ये 14% की रिटर्न दे चुका है। ठीक है। अब अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2-2.5%, 3% के रिटर्न ही दिखाई देंगे। तो इसका एक ट्रेंड जो वेरीफाई होता है वो ये होता है कि लगभग इसको कंसोलिडेट करके 2-4 महीने लगते हैं अपवर्ड चैनल पे निकलने के लिए। सेम विद द पावर ग्रिड, सेम विद द एनएचपीसी। तो आपको
आप जब निकल जाते हैं तो ये चल जाता है, जब आप रुके रहते हैं तो ये चलता नहीं है। यही हो रहा है ना। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा अभी यहां पर समय दे दीजिए, और इसका टारगेट जो है वो थोड़ा घटा लीजिए। जो मोमेंट्री ट्रेड करते हैं, जो चाहते हैं कि 1-2 दिन के लिए लिया जाए, 3-4 दिन में निकल जाया जाए, उस टाइप के जो स्ट्रैटेजी है उनमें अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि 5-8% का एक जब भी मोमेंटम मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लिया करिए। और कोई जरूरत नहीं है कि काट के अब आप दुखी हो जाइए कि मैंने टाटा पावर छोड़ दिया, पावर ग्रिड छोड़ दिया। वापस जैसे ही 3-4-5% का फिर करेक्शन हो, एंट्री कर जाइए। किसी एनालिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये सब धोखेबाज है जो बोल रहे हैं, मैं भी। तो मेरे हिसाब से एंट्री करिए, और ये जॉबिंग के हिसाब से आप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो जरूर चमकेगा। रही बात टाटा पावर या फिर पावर ग्रिड या एनएचपीसी की, सर चलेगा, लेकिन अक्टूबर से पहले या सितंबर एंड से पहले थोड़ा मोमेंटम कम आए। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच जो है अगले प्रश्न पर जाते हैं। इस बीच अजीत वावारे जी नए हमारे प्राइम मेंबर बने हैं, तो वेलकम टू द फैमिली सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऐसे ही हमारे परिवार की शोभा बढ़ाते रहिए आप। और हमारे दर्शक हैं फ्री फायर गेमिंग, इन्होंने ले रखे हैं 1000 जेपी पावर। और ये भाव तो बता देते सर, मतलब सारा खेल तो जेपी पावर में भाव का ही है। फिर आज जो है 0.25% ऊपर है, 21 रुपये 60 पैसे। अब ये जब से सर ये अदानी वाली स्टोरी प्ले हुई है, वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेपी पावर को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? 21 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 17-18% एक महीने में चल चुका है, करेक्ट भी हुआ ठीक ठाक रैली के बाद। आपकी टिप्पणी? देखिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 20 रुपए, 21 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए पे खरीदा है, तो मुझे लगता है कि बने रहिए। यहां पर कोई मारा मारी नहीं है। और इन लेवल्स पे अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो मुझे लगता है वापस से 23-24 के भाव दिखाई देंगे, लेकिन रिस्की ट्रेडर ही सिर्फ यहां पर होल्ड करके रखें। ठीक। अच्छा सर, ये एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स उतने ख़राब तो नहीं है, फिर पीएसयू बैंक्स चल क्यों नहीं रहे हैं? तो ये उनके, हालांकि कुछ एक रिजल्ट्स से तो थोड़ा निराश किया, ऐसा भी नहीं है सर। तो सर पीएसयू बैंक्स में करें क्या सर? ये जो जितने, और ख़ास तौर से मुझे, इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निश्चित रूप से इनका प्रश्न जो होगा वो मिड कैप बैंकों को लेकर के होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और अब जो है नई नई समस्याएं आ रही हैं। इनका प्रश्न मैं एग्जैक्टली पढ़ के बता दूँ। रेस्पेक्टेड रवि सर, पीएसयू बैंक्स परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन प्राइस। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? It's good when whenever we saw positive result, then अगर आपका एकदम सपोर्ट जैसा स्टॉक स्ट्रक्चर चल रहा हो तो ये अच्छे संकेत हैं। एग्जाम्पल के लिए आज आपको एक स्टॉक है, बैंक की बात कर रहे हैं, अभी बैंक ऑफ इंडिया देखिए, एक बार चार्ट लेके आइए बाबूराम जी। अगर चार्ट लेके आएंगे तो लोगों को ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। जी, बैंक ऑफ इंडिया लेके आइए। और बैंक ऑफ इंडिया पे रिजल्ट भी आए थे, और रिजल्ट के बाद चल भी रहा है शेयर, करीब करीब 0.3% ऊपर, 115 का लेवल। हाँ, तो अब देखिए, अब इसमें स्ट्रैटेजी देखिए। रिजल्ट आया, मोमेंटम आया, ऊपर आ रहा है, एक करेक्शन आएगा 112, 13 और 14, नहीं खरीदा 115, खरीद सकते हैं। कितना जाएगा? 122, 23 के आसपास के लेवल। 122, 23 अगर जोड़ते हैं तो 5 रुपए का मतलब हो गया आपका करीब 2.5 से 3% और। तो यहां पे आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर देखते हैं तो आपको मिलेगा। अब रही बात आप छोटे बैंकों की कर लीजिए, तो देखिए बैंक जितना एक्युमुलेट करते हैं रिजल्ट के बाद, उतनी ही तेजी से जिस दिन कॉन्फिडेंस मार्केट का कम होता है उस दिन आपको ये निकलते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पेशेंस है सर। मार्केट अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि रिजल्ट आया तुरंत भाग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है, नंबर्स नॉक करने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे आपको रैली दिखाई देती है। अगर एक बार में रैली दिखाई देगी तो वो रैली टिक नहीं पाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए कि जब अभी पेटीएम के रिजल्ट आए तो उसके बाद एक बढ़िया रैली देखने को मिली, और अब धीरे धीरे अब आपकी जेब पॉकेट से सरकता जा रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक गिरते हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई बहुत रिएक्शन नहीं आया, तो वो लॉन्ग टर्म पे आपको दिखाई देता है। ठीक। इस बीच मंजूनाथ हुमा जी कह रहे हैं, प्राइम मेंबर हमारे, कह रहे हैं प्लीज टेल बाइंग टारगेट्स वैल्यूज इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम साउथ, आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स इन हिंदी। सर कोशिश तो ये रहती है कि
जो भी आंकड़े हो, जो नंबर्स हो, उसको अंग्रेजी भाषा में भी करें। और बाकी नंबर्स जो स्क्रीन पे रहते हैं वो तो अंग्रेजी में ही आते हैं, तो मुझे लगता है पढ़ने में तो कम से कम कोई समस्या नहीं होती होगी। हाँ, बातचीत में हो सकता है कई बार रिपीटिशन अंग्रेजी में ना होता हो, लेकिन कोशिश तो रहती है कि इसको लेकर के एक दो लोगों ने और शिकायत की थी, तो वो शिकायत जो है वो ना हो। सर, इस बीच जो है एक शेयर पावर में जाना चाहेंगे, स्वान एनर्जी। ये हमारे दर्शक हैं, मिंटू शील जी रेगुलर दर्शक हैं और कह रहे हैं जय श्री राम, मेरा गुरु एंड फेवरेट विपुल दा। स्वान एनर्जी के 50 शेयर हैं 506 में। कह रहे हैं इसमें एवरेज करूं या फिर एग्जिट करें, ये जानना चाह रहे हैं। 5 मंथ होगा, चलिए कोई बात नहीं, वो टाइपिंग एरर हो जाता है। सर क्या सलाह रहेगी? 476 पे आ गया, ये भी जब चल रहा था तो ये जब एक साथ चल रहे थे, ये रिलायंस पावर, रतन इंडिया, ये सब उनके साथ ये भी धुआंधार अपर सर्किट चल रहा था। अब जो है पिटाई हो रही है, 1.25% के आसपास की गिरावट, 506 की खरीद है इनकी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? देखिए विपुल जी, इस समय 476 चल रहा है और ये फिलहाल अट्रैक्शन तो नहीं दिखा रहा है और अभी 450 तक के आंकड़े दिखा सकता है। एग्जिट होने की राय ही यहां पर ज्यादा अच्छी होगी। चलिए, इस बीच जो है ओरिएंट सीमेंट पे हमारे जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। एक तो जरा सा थोड़ी सी चूक होती है, सवाल गायब हो जाता है। हमजा एंड यमुना ब्रॉडकास्ट के नाम से, मतलब इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं हाय विपुल जी, रवि सर, ओरिएंट सीमेंट पे इन्होंने 254 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि अभी और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से एग्जिट करना ही सही रहेगा। 254 पे लिया है, ब्रेक इवन के आसपास है, 4-5 रुपए नीचे है इनकी खरीद के भाव से। सीमेंट को लेके सर काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं, खासतौर से मॉनसून के नंबर देख करके कि आने वाले समय में अब ये सेक्टर चलने की तैयारी हो सकती है। आपकी राय क्या है सीमेंट पे, और क्या ये सीमेंट रहेगा अगर चलेगा तो? विपुल जी, फिर से इसकी कॉल याद दिला देता हूं। इसकी रिकमेंडेशन हमने 246 रुपए पे दी थी 22 जुलाई के पास अराउंड, ओह, और तब इसका टारगेट दिया था 255 का, जो अचीव होने के बाद एक बार को वापस से करेक्शन जोन में आया है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बाय करके रखना चाहिए। और इसको अगर आप 235 के स्टॉप लॉस से चलाएंगे तो ये वापस से आपको 275 तक के टारगेट दिखा सकता है। बिल्कुल एवरेज करिए, एक्यूमुलेट करिए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मस्त होके 5-8% का प्रॉफिट बुक करिएगा। ये बात हमजा साहब, उम्मीद करते हैं उत्तर आपको मिल गया होगा। अच्छा, और एवरेज करना चाह रहे हैं तो क्या एवरेज करना चाहिए सर? 4-5 रुपए नीचे के, मतलब क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल 247-245 एवरेज करने में कमी नहीं रखिए। कमी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वक्त हो गया है बुधवार के दिन हमारे विशेष सेगमेंट का, जिसका नाम है जरूर कोई बात है। तो पूरे साजबाज के साथ शुभम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी रिसर्च के साथ, अपने स्टॉक्स के साथ, और जहां पर कुछ तो पक रहा है, कुछ तो हो रहा है, ज़रूर वहां पर कोई बात है। वो बात खरीदारी के लिए है, वो बात बिकवाली के लिए है, ये उन्हीं से समझते हैं। और शुभम जी बताइए, आज का पहला शेयर कौन सा होगा और क्या बात दिखाई दी आपको यहाँ पर? देखिए विपुल जी, दो बातें स्टॉक पर डिस्कशन करने से पहले कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हम एक्सपायरी से ठीक पहले खड़े हैं, और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंबे समय से, कई हफ्ते तो कह ही सकते हैं आप, जब निफ्टी एक दायरे में फंसा है, जब एक क्लियर डायरेक्शन कम से कम बाजार में नहीं दिख रही है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, अब बाजार में आप अलग अलग एक्सपर्ट से बात कीजिए तो कहते हैं कि नहीं, अब बुल्लन थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, हम गिरावट और गहराती देख सकते हैं। जब तक ये टैरिफ क्लियर नहीं हो जाती है, ट्रेड डील क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक चीज़ें बहुत साफ नहीं होंगी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि नहीं नहीं, बस ये थोड़ी सी बात है, उसके बाद हम फिर से तेजी दिखाएंगे। मुझे लगता है कि जब ऐसी कश्मकश हो, जब ऐसी दुविधा हो, तो सोच पर थोड़ा संकोच लगाइए और ये कहिए कि हम अभी केवल ट्रेडिंग कॉल्स पर काम करते हैं। ठीक है, जब बाजार में लंबी तेजी बनेगी, लंबी गिरावट बनेगी, तब और क्लियर बड़ी कॉल्स लेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो दो शेयर आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्योर आप ये मान के चलिए स्विंग ट्रेड मान लीजिए, टेक्निकल कॉल्स मान लीजिए, जिसमें आप छोटी अवधि की का नजरिया, कुछ दिनों का नजरिया रखिए। रवि सर जो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मतलब टारगेट अगर एक बार कॉपी में लिख रहे हैं, स्टॉप लॉस 2 बार लिखिए। मेरा ये मानना है कि जिससे कि अगर कहीं कोई चीज पलटती है, बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है, तो कम से कम आपकी कैपिटल का नुकसान ना हो।
ये डिस्क्लेमर कह लीजिए, डिस्क्लोजर कह लीजिए। इसके बाद अब पहली कंपनी जिसका नाम है GSFC, गुजरात आज काफी सारे स्टेट दर्शकों के सवाल भी आए थे फर्टिलाइजर इस पर। केमिकल, 206 रुपए के आसपास ये स्टॉक काम कर रहा है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग कॉल या स्विंग कॉल की, फंडामेंटल अभी थोड़ी देर को आप किनारे कीजिए और स्क्रीन पर देखिए इसका चार्ट। चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? चार्ट में आपको दिख रहा है कि बॉस ये शेयर एक लंबी गिरावट के बाद कुछ वापसी के संकेत दे रहा है। नीचे से जब से ये वापसी शुरू हुई है तब से ये वापसी के संकेत दे रहा है। और एंड में अगर आप देखेंगे, अंत में आके अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फॉर्मेशन बनती दिख रही है वो आपको एक डबल बॉटम जैसी दिख रही है। डबल बॉटम में टेक्निकली बोलते हैं कि जो राइट वाली जो आर्म है वो थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेती है। आज की जो कैंडल बनी है वो ब्रेकआउट के संकेत दे रही है कि पिछले कुछ दिनों के जो ब्रेकआउट हैं वहां से आपको ब्रेकआउट की कैंडल एक बनी है। हालांकि ये सस्टेन नहीं हुई है ऊपरी स्तर पर, एक्सपायरी है ये कारण हो सकता है, लेकिन अगर नई सीरीज शुरू होते ही यहां कुछ बाइंग दिखती है। कल का जो वॉल्यूम था काफी अच्छा वॉल्यूम था, उस पर जो बाइंग कैंडल बनी थी वो दरअसल दोनों मूविंग एवरेजेस को काटते हुए ऊपर बनी थी। अब अगर आप देखेंगे मौजूदा स्थिति में दो सारे मूविंग एवरेज, चाहे वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हो, इनके ऊपर ये स्टॉक काम कर रहा है, वापसी के संकेत दिखा रहा है। जो कैंडल बन रही है वो ब्रेकआउट के साथ बन रही है। गोल्डन क्रॉसओवर इसमें कुछ दिन पहले हुआ था, उसके बाद इसमें तेजी दिखी है। डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन दिख रही है और जिन स्तर पर है, जिस स्तर पर इस समय ये काम कर रहा है, काफी अच्छे सपोर्ट से वापस आ रहा है। कुछ एक रेजिस्टेंस हैं, अगर बाजार की किसी तेजी में अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इन रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और इनके ऊपर टिक गया तो मुझे लगता है ऊपर खुला आकाश है, बाजार में कुछ तेजी, स्टॉक में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी रवि सर, बाकी रवि जी से पूछते हैं। और एक तो ये जो आपने थीम पकड़ी ना, ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही सही समय पकड़े। आज अगर आप, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मद्रास फर्टिलाइजर में बात कर रहे थे, आप RCF पकड़ लीजिए, आप गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर पकड़ लीजिए, आप कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी पकड़ लीजिए, आज तेजी में दिखाई दे रही है। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, मॉनसून भी चल रहा है, तो फंडामेंटल एक ट्रिगर तो है ही है। रवि सर जरा चार्ट्स पे जरा देख करके और फंडामेंटल्स देख के जरा बताइए अभी क्या करना चाहिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल्स पे। आज काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल थे, मिस हो गए, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए और ये शुभम जी लेकर के आ गए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? देखिए शुभम जी, जो हीरा तराशें ओफ, की चमक जो है वो निकलती है, लेकिन उस सेक्टर की चमक जो है वो पहले ही आपको एकुमुलेशन में दिख जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई बात है, वो इसलिए है क्योंकि बोनस को जितने लोग देख रहे होंगे, आप उसको एक चीज देखेंगे, लास्ट वीक जब चर्चा स्टॉक की चल रही थी तो उस टाइम पे शुभम जी के आने से ठीक 2 मिनट पहले ही हम लोग फर्टिलाइजर सेक्टर पे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे फैक्ट, RCF, दीपक फर्टिलाइजर, चंबर फर्टिलाइजर, सुमित केमिकल, टाटा केमिकल, इन पे बुलिश रहिएगा, बेरिश नहीं रहिएगा। 2 टाइम चलते हैं, या तो जुलाई में चलते हैं और या फिर अब 1 फरवरी से पहले चलते हैं। अब सुमित केमिकल की बात, सॉरी मैं सुमित केमिकल को छोड़ देता हूं, अभी बात करते हैं सिर्फ GS पे। तो देखिए इस समय जिस एकुमुलेशन के साथ ये स्टॉक चल रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं है कि ये स्टॉक आपको रिटर्न तो देकर जाएगा और दुखी कम करेगा। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, आप चूंकि मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो देखिए 220 तो आपको इमीडिएट छू जाएगा, उसकी बात तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट तो जरूर कोई बात में अब 10-20 रुपए की इतनी चिंता रही नहीं है। लॉन्ग टर्म पे अगर इसको देख रहे हैं तो आपको 240 रुपए ये बजट तक दिखाएगा। रिटर्न वाइज देखते हैं तो 40 का मतलब हो गया कि आपको 20% के आसानी से रिटर्न मिल सकते हैं। और इमीडिएट पे पहला स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 198 का। लॉन्ग टर्म पे जो पहला स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 192 रुपए का। तो मतलब मौजा ही मौजा है, बिल्कुल बाय करना चाहिए बिना किसी डाउट के। चलिए, तो यहाँ पर जो है पहला टारगेट जो रवि जी की तरफ से दिया गया है वो है 220 का, और बजट तक अगर आप ध्यान में इस पर नज़र रखते हैं तो 240 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो सजाया गया है छोटी अवधि के लिए 198 का 198,
और थोड़ा सा अगर आप मध्यम अवधि जो बजट तक का उन्होंने नजरिया बताया वो है 192 का। तो 220 240 के टारगेट, 198 192 का स्टॉप लॉस के साथ नज़र बना करके रखिए। हमारी भी नज़रें यहाँ पर इस सेक्टर पर भी हैं, इसका और इस शेयर पे तो आप खास तौर से हैं, क्योंकि ये ज़रूर कोई बात है का हिस्सा बन चुका है। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कौन सी बात निकल करके आ रही है। जी सोम जी, अगली कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे अपने सेगमेंट में, वो अगेन एक अच्छी ट्रेडिंग कॉल हो सकती है, एक स्विंग ट्रेड हो सकता है कुछ दिनों के लिए, दैट इज बीकाजी। बीकाजी में अगर आप देखिए चार्ट्स पर, अगेन यहां पर वापसी है, अच्छा एकुमुलेशन लगातार चल रहा है, धीरे 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 हर पायदान को ये कंपनी पार करती दिख रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इस पर गोल्डन क्रॉसओवर अभी रिसेंटली आया है। अगर आप देखें तो ये कंपनी गोल्डन क्रॉसओवर लेने के बाद अभी लगातार ऊपर ट्रेड कर रही है मूविंग एवरेजेस के, सारे मूविंग एवरेज आप छोटे मध्यम लंबी किसी भी अवधि के देखिए तो ऊपर ही हैं, जो ये दिखाता है कि बाजार में एक्युमुलेशन है, इसमें धीरे धीरे खरीदारी बन रही है। ये लाइन जो मैंने अभी ये ब्लू लाइन ड्रॉ की है, अगर आप इसको देखेंगे, ये लाइन वो लाइन है जहां पर इसने दरअसल सपोर्ट लिया, और पहले भी अगर आप देखेंगे इसकी लाइफ में इस लेवल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 750 के आसपास इसका वो इंपॉर्टेंट लेवल है, 760 के आसपास ये कंपनी अभी चल रही है। अच्छे लेवल, ऐसे लेवल जहां से वो वापसी दिखाती रही है और वहां जहां से वो उसको बार बार सपोर्ट मिलता रहा है। अगर ऐसे लेवल पर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है, वापसी के साथ मिल रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर के साथ मिल रहा है, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो करीब 10 से 12 रुपए ऊपर इसका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अगर आप वापसी पर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो आपको 780 के आसपास इसका वो दिखता है, जो मुझे लगता है पहला लक्ष्य होना चाहिए 784 के आसपास, और उसके बाद तो फिर ये 800 के ऊपर निकलने के लिए आजाद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस कंपनी के साथ है वो ये कि वॉल्यूम्स इसमें पिछले कुछ एक हफ्तों में, कुछ एक दिनों में अगर आप वॉल्यूम की बार देखेंगे तो यहां पर बड़ी तेजी आई है। तो ये जो एक्युमुलेशन यहां है ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, ठीक है। यहां आप देखिए धीरे 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 कम वॉल्यूम्स थे जब आप ये चार्ट ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट आया है, जैसे ही इसने इस सपोर्ट से वापसी करने की ठानी है, शुरुआत की है, तब से वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है आज की जो दूसरी कंपनी है, जरूर कोई बात है कि वो है बीकाजी। बीकाजी फूड्स अभी लाल निशान में जरूर ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है जो चार्ट इशारा कर रहे हैं कि एक तेजी की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसा कि बताया स्वामी ने, गोल्डन क्रॉसओवर भी होता हुआ दिखाई दिया है, चार्ट पर अच्छा लग रहा है। बाकी रवि जी के पास चलते हैं, और इस बीच हमारे एक दर्शक ने टिप्पणी की है, कह रहे हैं रवि जी शॉर्ट टर्म का जो टारगेट आपने दिया, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सर शॉर्ट टर्म का मतलब कितने समय तक होल्ड करें सर? और ये बीकाजी फूड पहले देख लीजिए आप जरा। नहीं, पहले बीकाजी फूड देखते हैं। और मैं विपुल जी इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं आपको फिर से कुछ याद दिलाने वाला हूं। दिला दीजिए सर। याद ये दिला रहा हूं कि 23 तारीख का चार्ट अगर आप थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो 23 तारीख को हमने किसी क्लाइंट ने पूछा था, तो ये हुआ कि क्या खाओगे, तो मैंने कहा कुछ खाते वाते हो तो भुजिया खा लो और बीकाजी ले लो। 800 का टारगेट, 805 का टारगेट होगा, और सेम डे टारगेट इसका वेडनेसडे को अचीव हुआ था, जिसे आप देख पाएंगे चार्ट में। और लेकिन अब मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया हूं क्योंकि शुभम भाई अब ये समझ नहीं आ रहा, नींबू तो निचोड़ के आप जूस पी सकते हो, भुजिया निचोड़ के कितना जूस पी लिया गया? क्योंकि अभी जो मोमेंटम है, जो 760 है, ये फिर से अट्रैक्शन दे रहा है। तो आप मतलब निचोड़ के भी आप फिर से वापस प्रॉफिट, जो लोग उस दिन छूट गए उस दिन उन लोगों को फिर से प्रॉफिट दिलाना चाह रहे हैं। तो भाई टारगेट तो 805 का शॉर्ट टर्म का मतलब है, ज्यादा नहीं, 2-3 वीक में ही रखिए, 4 वीक मैक्सिमम उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीने से ऊपर। तो अभी के स्टॉप लॉस पे बनता है 740 का स्टॉप लॉस, और मिलते हैं यहां पर 805 रुपए का पहला टारगेट, जो कि आपको बीकाजी फूड्स पे बड़ी आसानी से मिलेगा। तो मुझे लगता है उठाइए फायदा और खरीद लीजिए, मत डरिए, क्योंकि फंडामेंटल बड़े तगड़े हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 805 के टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया? 740 रुपए। 740, चलिए ठीक है।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 740 का स्टॉप लॉस, 805 के टारगेट, और बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो स्टॉप लॉस और लक्ष्य दोनों का ध्यान रखें। बहुत लोग खाली सिर्फ लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोनों स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि करके। पहला शेयर था आज का GSFC, जिसमें पहला टारगेट निकल के आया था 220 रुपये का। अभी जो है ये चल रहा है 700 नहीं, ये तो बीका जी आ गया। बीका जी का 1 महीने का चार्ट है ये। एक एक करके जरा उसको आज का दिखा दीजिए सर, लोग कन्फ्यूजन में ना हो। तो जो है GSFC पहला आज का जो शेयर था उस पर 220 का लक्ष्य दिया गया है, और मध्यम अवधि में अगर आप रखते हैं इसे बजट तक, तो 240 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। ये आ गई स्क्रीन पर 206 207 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और 220 240 के टारगेट ये, और स्टॉप लॉस 198, और अगर थोड़ा लंबे समय तक आप होल्ड कर रहे हैं तो 192 का स्टॉप लॉस। बीकाजी फूड में जैसा बताया गया 805 का टारगेट और स्टॉप लॉस 740, 805 का टारगेट, 740 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। तो इन दोनों शेयरों पे रखें नज़र। तो चलिए यहाँ पर नज़र रहेगी। लेकिन आज शुभम जी, रवि जी भी बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। मतलब शुरू के 15 मिनट में इन्होंने 3 कॉल दी हैं, जिसमें टाटा कंज्यूमर, एडवांस एंजाइम और पतंजलि फूड्स है। तो आज तो मतलब मुझे लगता है कि जो लोग भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, मतलब पूरे कार्यक्रम में ताबड़तोड़ कॉल पे कॉल निकल के आ रही है। बिल्कुल, अब रवि जी भी T20 प्लेयर होते जा रहे हैं। टेस्ट का तो उन्होंने महारत हासिल कर ली है, T20 में भी आ गए हैं। पुराने देखिए मैं तो सिंपल स्ट्रैटेजी पे चल रहा था, क्योंकि शुभम जी आज आने वाले थे, और मैं ये सोच रहा था कि जब नंबर्स पूछे गए तो 300 लोग थे, तो मैंने सोचा 300 लोगों को अलग से एक बोनस दिया जाए। तो आज आप शेयर के नाम जरूर रिपीट करिएगा, लेकिन लेवल्स मत रिपीट करिएगा, क्योंकि अगर आपको इन पूरे शोज का फायदा उठाना है तो आपको 1 बजे खटाक से होना है लॉगिन। और अगर आप ज्यादा लंबा वेट कर लोगे तो 2 4 5 कॉल निकल जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो मैंने इसी की कोशिश रखी कि शुभम जी के लिए एक पिच तैयार कर दी जाए, जिसमें कि जो है वो एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, मतलब कि टेस्ट और T20 दोनों का मजा शुभम जी दिलवाए। अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार, और दर्शकों की बल्ले बल्ले हो रही है इन सबके बीच में, बहुत अच्छी बात है। तो GSFC, बीका जी, आज के ये 2 शेयर जरूर कोई बात है कि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक ने हमें 100 रुपये की धनराशि भेजी है और कई सारे सवाल पूछ लिए हैं। देखिए सर, इतने सारे सवाल तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ एक शेयरों पे जरूर आपकी राय फटाफट दिलवा देते हैं। अदानी पावर सर, इन्होंने 600 पे लेके रखा हुआ है, 100 शेयर है, 1 साल का व्यू। इसके अलावा KPIT इनके पास है, 1295 पे ले रखे हैं, 200 पीस हैं, 200 पीसेज लिखे हुए, 200 शेयर इनके पास हैं। तो इन 2 पे जरा बात कर लेते हैं। अदानी पावर सर 600 पे, और KPIT 1295, 1295। पहले किस पर डिस्कस करना चाहेंगे? अदानी पावर की डिस्कस कर लेते हैं सर। दोनों पे मैं बता देता हूं, बिकॉज इस समय अदानी पावर चल रहा है 588 और KPIT चल रहा है 1215। सब दोनों को आप यहां पर रखिए होल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा आपको करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन KPIT अगर दोबारा मिलता है तो यहाँ पे 1180 आसपास मिल जाता है, तो थोड़ा खरीदारी वापस कर लीजिएगा। और अगर ऐड करना है और इस पे ऐड नहीं करना है तो इसकी जगह पे बिरला सॉफ्ट को भी आप इंक्लूड करिएगा और वेट कर लीजिए। 1280 के लक्ष्य यहां पर आपको दिखाई देंगे। दूसरा, अदानी पावर साल भर के हिसाब से रखा है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, 550 520 के आसपास अगर मिलते हैं तो वो होते हैं एक्स्ट्रा गुड लेवल। लेकिन अभी तो फिलहाल 588 चल रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं, आ जाएंगे सर 620 630 के लेवल तो बहुत आसानी से छू जाएगा। ठीक। इस बीच हमारी एक दर्शक है प्रिया गुप्ता जी, हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही सर एडवांस एंजाइम के 100 शेयर 352 पे खरीद लिया है सर, खरीदते खरीदते 350 से 52 हो गया था सर, प्लीज़ बता दीजिएगा निकलना कब है। आप पर 100% भरोसा करते हैं, और शांति गोल्ड IPO भी आपकी सलाह पर ही मैंने लिया हुआ है। तो सर कोई टिप्पणी आपकी इनके लिए?
नहीं मैम, बिल्कुल 360 तक तो रखिए रखिए, और बीटीएसटी के हिसाब से कल मॉर्निंग में आके सेल करिएगा तो भी फायदा मिल जाएगा। और जहां तक जब आईपीओ की जैसी चर्चा हो गई तो मुझे दो आईपीओ पे एक अपडेट याद आ गया, बिकॉज हम लोग कर रहे हैं और मार्केट चल रही है। एक था जीएनसी जीएनजी। सर वो जरा रुक जाइए, मैं चाहूंगा कि स्टिंग चल जाए और जो है पहले जो है ना इस सेगमेंट को हम 10 मिनट, आप हैं हमारे साथ 8 मिनट, तो फटाफट जो है इस स्टिंग को चला दीजिए। आईपीओ हो तो ऐसा की चलिए शुरुआत करेंगे आज की लिस्टिंग के साथ। जीएनजी की लिस्टिंग हुई है और अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। सर क्या करना चाहिए लिस्टिंग के बाद? देखिए विपुल जी, मैंने इस स्टॉक को इसलिए रखा क्योंकि जीएनजी, जब आपने इसको रिकमेंड किया था, इस पर डिस्कशन किया था, आपने हमेशा एक कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उस कहावत को मैं चेंज करने वाला हूं, 3 तिगाड़ा माल निकाला। और वो 3 लोग कौन थे? मैं था, विपुल जी थे, और साथ में थे, हर्ष। आप बताइए। हर्ष हर्ष हर्ष। तो आपको बताया गया था कि जीएनजी को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, मस्त मौका मिलेगा। और आपको 350 के लेवल यहां पर देखने को मिले हैं। इन लेवल्स पर एक बार मुनाफा जरूर वसूल कर लीजिए, और वसूल करने के बाद दूसरा ऑर्डर डाल के रखिए 320 रुपए का। तो कम से कम आपको यहां पे 10% का बीच का मुनाफा भी मिलेगा, 10% की जॉबिंग करने का मौका। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अभी होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट है इसका 415 रुपए का। तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर पहला ऐसा स्टॉक जो कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है, और फंडामेंटल्स नंबर्स अच्छे ही थे जिसकी वजह से ये लिस्टिंग देखने को मिली। तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट, बट तैयारी अगले टारगेट की। चलिए, तो ये यहाँ पर आप सभी को, जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, उन सभी के लिए सलाह ये है कि मुनाफा अपना बुक कर लीजिए, लिस्टिंग से अब निकल जाइए। दूसरा सर, जिन लोगों को नहीं मिला आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या कूद करके लेना चाहिए या अभी शांति से बैठे रहें? सिर्फ 3 दिन तक वेट कर लीजिए। मंडे या ट्यूसडे पे जब हम लोग चर्चा करेंगे, उस दिन आपको लेने के लिए रणनीति बनाएंगे। कोई ट्रेन मिस होने वाली यहां पर नहीं है। कोई ट्रेन मिस नहीं होने वाली, कूद करके लेने की भी आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अक्सर कई लोग फंस जाते हैं। चलिए, हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। और हर्ष बताइए, आज से तो बड़ा दिन है क्योंकि तो मैं एक मिनट यहाँ पर, हर्ष, मैंने बोला था ना 3 तिगाड़ा माल निकाला, तो अब 3 तिगाड़े माल निकाले ने आपको बचाया कहां पे, वो भी तो जान लीजिए सर। हाँ बिल्कुल सर। एक उस दिन स्टॉक था जिसके बोलने में ना जुबान टेढ़ी हो रही थी, और उसका नाम आपने लिया था। हर्ष लेंगे जी। तो मैं चाहता हूं कि आप उसका भी नाम लीजिए, क्योंकि आप लोगों को साफ साफ राय दी थी कि इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, दूर रहिएगा इससे। वो था ऑफिस स्पेस का। तो नाम तो आप ही ले पाओगे, जुबान तो मेरी टेढ़ी हो जाएगी। नहीं, वो हर्ष ही लेंगे, हर्ष ये सब काम करते हैं। हम तो मतलब जो है जुबान इनकी ज्यादा साफ है सर, मैं तो फंस जाता हूँ बीच में। हर्ष बताइए। नाम तो मेरे माइंड से अभी स्किप कर गया नाम, क्योंकि उसका ऐसी था। और अभी लेकिन ये था कि बेसिकली जो कंपनी है वो ऑफिस स्पेस से जुड़ी हुई थी यहाँ पर, और सर ने बताया था कि इससे दूरी बना के रखनी है। उसकी लिस्टिंग भी साफ तौर पे हमने देखा था कि दबाव तौर पे देखने को मिली थी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात है जी सर। और तो ये पैसे बचे भी रहे हैं, पैसे बन भी रहे हैं, और सब कुछ यही हो रहा है इसी मंच पर। लेकिन इन सबके बीच में एक सर ऐसा आईपीओ जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, फाइनली खुल गया है। जरा उसके बारे में अपडेट हर्ष से ले लें, क्योंकि आपको भी थोड़ा जल्दी निकलना है। हर्ष बताइए जी। तो बेसिकली 3 सर बात करते 3 तिगाड़ा, लेकिन 3 ही आईपीओ हम लोग लेकर आए हैं आज। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जिसका बज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, हालांकि एनएसडीएल का भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप श्री लोटस की बात करें तो काफी ज्यादा ये मार्केट में जो ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर। और इस आईपीओ की अगर हम लोग देखें तो आज से ये खुल गया है, श्री लोटस डेवलपर्स। और ये जो है क्लोज जो होगा वो 1 अगस्त को क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें यहाँ पर तो सोमवार को यानी कि 4 अगस्त को होती हुई दिखेगी, और लिस्टिंग डेट जो है वो वेडनेसडे को यानी कि 6 अगस्त को होती हुई दिखेगी यहाँ पर। और देखिए, इस कंपनी की एक खासियत ये भी है कि जो इसके क्लाइंट्स हैं
वही इसके यहाँ पर जो है प्री आईपीओ में निवेश किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बड़े नाम है और यहाँ तक कि आशीष कचोलिया जैसे नाम भी है जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। और साथ ही अगर हम लोग बताएं तो रियल एस्टेट डेवलपर है और सबसे बड़ी बात है रियल एस्टेट कंपनियों की अगर हम लोग बात करें तो डेट जो होता है काफी ज्यादा होता है, जबकि ये कंपनी जो है डेट फ्री है और 300 करोड़ की एफडी भी लेकर चलती है यहाँ पर। तो कुछ इसके काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर। क्लाइंट भी अगर मान लीजिए आपके साथ में निवेश करे तो ये बड़ी बात होती है, देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें 140 से लेकर 150 रुपए प्रति शेयर के भाव है यहाँ पर। लॉट साइज की बात करें 100 शेयरों का लॉट साइज रहेगा। इशू साइज की बात करें तो 5 करोड़ 20 लाख शेयर होंगे, यानी कि 792 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ साइज है। पूरे तरीके से फ्रेश इशू है यहाँ पर, जो कि करीब 792 करोड़ के आसपास का, यहाँ पे ओएफएस नहीं है इसमें। इसके अलावा फाइनेंशियल्स फटाफट से हम लोग आपको बताए थे यहाँ पर। तो आप देखिए 2023 में 486 करोड़ थे, वहां से 2024 में बड़ा 736 करोड़ हुआ और सीधा यहाँ पर डबल से भी ज्यादा होता हुआ दिखा है 2025 में। अगर आप कंपेयर 2023 में करें, रेवेन्यू के मोर्चे पे भी एक अच्छा खासा जंप दुगना तिगना पहुंचता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखिए 98% का जंप है, करीब 95 से 98% का 2024 से लेकर 2025 के बीच में एक अच्छा खासा जंप। एबिटा की बात करें तो 21 करोड़ था 2023 में, आप सीधा देखिए 228 करोड़ पर आया है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग जो है लगातार इसमें घट रही है। कंपनी का फोकस 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ऊपर है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? इस बीच हमारे संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं जीएमपी भी रह गया। अच्छा, ग्रे मार्केट प्रीमियम, हाँ फटाफट बताइए। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो देखिए 29% जो है यहाँ पर अभी जो है लिस्टिंग गेंस की संभावना 44 रुपए ऊपर, यानी कि 194 के आसपास की संभावना जहाँ दिख रही है। चलो, तो ग्रे मार्केट में करीब 44 रुपए पर शेयर का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और आपके व्यक्तित्व को लेकर के संजय कुमार जी धीर जी कह रहे हैं, सबके बारे में लिखा है, विनम्र व्यक्तित्व विपुल जी, स्पष्ट वक्ता रवि जी, बलिष्ठ व्यक्तित्व शुभम जी को मेरा नमन आगरा से। तो मतलब इनको जो कैटेगरी रखी गई है और शुभम जी के लिए बोला गया बलिष्ठ व्यक्तित्व, अद्भुत जी। रवि सर बताइए सर, क्या करें इस आईपीओ में? देखिए, ऐसा आप बोलते हैं ना कि खो जाते हैं वर्ड में, भूल जाते हैं कि बातें क्या कर रहे थे लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर्ष बड़ी जल्दी रिसर्च करके लेकर आते हैं। देखिए, मौका तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। और इन्वेस्टमेंट पे मैं आपको एक राय यहां पर दूंगा कि आप लोग ना लोअर बैंड के लिए अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो बहुत कम चांसेस है मिलने के लिए। 140 से 150 है तो 150 के लिए जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि कई बार कट ऑफ लिस्ट जो होती है वो ऐसी निकलती कि हायर बैंड के लोगों को तो मिल जाता है लेकिन लोअर बैंड के लोगों को नहीं मिलता है। तो यहां पर बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग गेन यहां पर मिलेगा। हालांकि मैं रियलिटी पूरे सेक्टर की बात करूं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखता हूं, लेकिन इस आईपीओ पे लिस्टिंग गेन पे दम जरूर दिखाई देता है। लिस्टिंग गेन पर दम जरूर दिखाई देगा। अप्लाई करें और सब्सक्राइब करने की ही सलाह है। और अभी इन्होंने जो सबके बारे में लिखा ना, उसमें हर्ष छूट गए थे, तो हर्ष के लिए अलग से मैसेज वो लिख दिया उन्होंने इसी में। करें सामान्य और चेहरे पर कोई भाव प्रदर्शित ना करने वाले हर्ष जी, आपको भी नमन है आगरा से। तो चेहरे पर भाव आपके जो है उनका कि आते नहीं है, बहुत कम आते हैं जी। हर्ष जी बताइए अगली आईपीओ फटाफट। जी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की हम लोग बात कर लेते हैं, एनएसडीएल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए ये भी आज से खुल गया है यहाँ पर और शुक्रवार को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें शुक्रवार के सोमवार को होगी अगले हफ्ते यहाँ पर, और लिस्टिंग जो है यहाँ पे बुधवार को, यानी कि जो अगस्त 6 है उस दिन लिस्टिंग होती हुई इसकी दिखेगी। अगर इसके हम लोग देखें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का डाटा, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की माफ कीजिए प्राइस बैंड की बात करें तो 760 से लेकर 800 रुपए प्रति शेयर के भाव है आसपास। लॉट साइज 18 शेयरों का ही रहेगा यहाँ पर। इशू साइज की बात करें तो ये करीब 5 करोड़ शेयरों का, यानी कि जो पूरा आईपीओ है वो करीब 4000 करोड़ के आसपास का है। और पूरे तरीके से ओएफएस रहेगा, ऑफर फॉर सेल रहेगा यहाँ पे। इसके अगर हम लोग एक बार फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स देख लें, कंसोलिडेटेड के आधार पर अगर हम इसके डाटा को देखें तो आप देखिए एसेट्स में 2023 से ये बढ़ते बढ़ते करीब 3000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। रेवेन्यू के मोर्चे की बात करें तो 1000 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ 2025 तक पहुंचता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए 2023 में 234 करोड़ था, वहां से बढ़कर 343 करोड़ आया है। एबिटा के मोर्चे पर भी यहाँ पर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है सिक्वेंशियल बेसिस पर। और रिजर्व भी जो है यहाँ पर जो है करीब करीब अभी जो है 232 करोड़ के आसपास है। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम लोग बात करें एनएसडीएल की, तो यहाँ पर आप देखिए 126 रुपए दिखा रहा है, करीब 15% और करीब करीब 926 पे। और ये भी निवेशकों को याद रखना चाहिए जो हम लोगों ने बताया था कि ग्रे मार्केट में इससे पहले जिन लोगों ने खरीदारी की थी वो 1226 के भाव पे की थी, यानी कि 32% डाउनफॉल तब इशू प्राइस के हिसाब से वो डाउनफॉल वो झेल रहे हैं। ठीक सर, रवि सर क्या टिप्पणी रहेगी? एनएसडीएल सबसे ज्यादा हाइप आईपीओ अभी के हाल फिलहाल में जो आईपीओ आए हैं उनमें काफी चर्चाओं में रहा है।
आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएसडीएल को लेकर के? देखिए, 800 का जो प्राइस है ये जरूर यहाँ पर लिस्टिंग गेन देगा, तो जो ग्रे मार्केट प्राइस से करेक्शन जरूर आपको देखने को मिला, या फिर नॉन लिस्टिंग जो प्राइसेस थे उस पर करेक्शन जरूर आपको देखने को मिला, क्योंकि हाइप बहुत क्रिएट हुआ था। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, और इसमें भी ध्यान रखिए कि हायर बैंड के लिए अप्लाई करिएगा। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार हायर बैंड क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन ये कि जब कट ऑफ लिस्ट निकलती है तो हो सकता है आप कई बार ₹1 ₹2 से वो आईपीओ आपको नहीं मिलता हो, तो कई बार ऐसा होता है। इसलिए हायर बैंड यानी 760 पे कर रहे हैं और 800 कर रहे हैं तो 800 पे ही करिए, क्योंकि जो लिस्ट रेट होगा वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको 800 पे ही जाके मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी आईपीओ आते हैं जो थोड़ा सा सेफर साइड से आपको एफडी की तरीके से बीच में पैसा डाल के थोड़े रिटर्न मिल जाते हैं। हालांकि मिलता है या नहीं मिलता ये एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल रिटर्न जरूर पक्का बनता है। चलिए, तो दोनों ही आईपीओ में सब्सक्राइब की सलाह। लास्ट जो है बहुत संक्षेप में, इसके डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, खाली आईपीओ के बारे में हल्की जानकारी दे दीजिए। जी, M&B इंजीनियरिंग कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने पूरी तारीख है, ये भी बिल्कुल सेम वही सिलसिला है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग प्राइस बैंड फटाफट से दिखा देते हैं। यहाँ पर करीब 367 से लेकर 385 के आसपास 38 शेयर्स हैं यहाँ पर, और इसमें टोटल जो इशू साइज है वो करीब 650 करोड़ का है। फ्रेश इशू भी है, लेकिन ओएफएस में ज्यादा नंबर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फाइनेंशियल्स भी आपको फटाफट से दिखाते हैं। आप ये देखिए कि लगातार इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे तमाम जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। ग्रे मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 52 रुपीज प्रति शेयर के भाव में करीब 13.5% का यहाँ पे लिस्टिंग की संभावना दिखा रहा है। चलिए, ठीक। रवि जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस आईपीओ पे? जी बिल्कुल, देखिए एमएनएमबी भी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, और पहली बार ऐसा हुआ कि 3 आईपीओ का डिस्कशन हो रहा है और तीनों ने यहाँ पे जो है वो माल कमाने की एक संभावना दिखाई है। फिलहाल फंडामेंटल के नंबर्स को देखते हुए और जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है और कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखें तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करना बनता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 3 में से कौन? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो छोटा आईपीओ 140-150 उसको पहले नंबर पे रखिए, दूसरे नंबर पर एनएसडीएल और तीसरे नंबर पर एमएनबी। अगर पैसा बचता है तो जरूर डालिए। चलिए, ठीक है। इस ऑर्डर में जो है आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं जिस हिसाब से आपके पास धनराशि उपलब्ध हो, और तीनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो तीनों पे ही सब्सक्राइब करने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका, और रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करिए, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।